मणिपुर में मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मैतेई ग्रुप के नेता प्रमोद सिंह ने कहा कि कुकी आउटसाइडर है और वे मणिपुर के टेनेंट यानी किराएदार हैं। When I call them tenants, they behave like a tenant, not as Indian citizen or Manipur citizen. वहीं कुकी नेता विल्सन हैंगिंग ने कहा कि मैतेई को एसटी स्टेटस कैसे मिल सकता है जबकि वे ब्राह्मण हैं और मणिपुर के ओरिजिनल ट्राइबल नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि कुकी के साथ साथ नागा कम्युनिटी भी मैतेई का विरोध कर रही है। आज मणिपुर में स्थिति ऐसी हो गई है कि एक पति अपने पत्नी से नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। वो भी रो के जी रहा है, हम भी इधर में ऐसे ही घटा रहा हूँ, ऐसे ही क्या करेंगे समय। कई लोग हिंसा के कारण अपने घर तक नहीं लौट पा रहे हैं। आपका गांव सामने है और हमारा गांव इधर ही सामने, और अब आप वहाँ सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अब दोस्तों ये पूरा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है और इन प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ है ये आप कई वीडियो में देख चुके होंगे। इसलिए इन सब चीजों में टाइम वेस्ट न करते हुए आज के द भारत फाइल्स के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच इतने सालों से चल रही हिंसा का एक्चुअल रीजन क्या है, मणिपुर में रहने वाले लोग कौन है और उनकी ओरिजिन क्या है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये मानते हैं कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दिया गया तो वो उनकी सारी जमीन हथिया लेंगे। मैतेई समुदाय का ओरिजिन साउथ ईस्ट तिब्बत और भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से जोड़ा जाता है। पारंपरिक मान्यता के अकॉर्डिंग 33 एडी में वे प्रेजेंट डे मणिपुर वैली में बसे थे। वहीं पर नागा कम्युनिटी को आमतौर पर टिबेटो बर्मन एथनिक ग्रुप से संबंधित माना जाता है। कई रिसर्च ये संकेत देते हैं कि उनकी प्राचीन जड़ें सदर्न चाइना और तिब्बत के इलाकों से जुड़ी हो सकती हैं, जहां से वे सदियों पहले माइग्रेट होकर भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आए। आज वे मुख्य रूप से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं और नागा नाम ब्रिटिश काल में प्रचलित हुआ था। इन दोनों से विपरीत कुकीज को कुछ लोग इजरायली जूइश ट्राइबल से जोड़ते हैं जो काफी दूर से ट्रैवल करके आए थे। उनके बारे में ये दावा किया जाता है कि उनकी जर्नी 722 बीसी में आज के ईरान सीरिया क्षेत्र से शुरू हुई। वहां से वे ईरान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद चीन और फिर बर्मा यानी आज का म्यांमार पहुंचे। इतिहास के इस दौर तक कुकीज मणिपुर में नहीं आए थे, वो नागा और मैतेई कम्युनिटीज द्वारा डोमिनेटेड थे। फिर जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा हालात बदलने लगे और बर्मी शासक नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों पर हमला करके अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। ऐसा होते देख उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। तब 1824 में ब्रिटिश और उस समय के मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने मिलकर बर्मी के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसे एंग्लो बर्मी युद्ध कहा गया। ये युद्ध करीब 2 साल तक चला। इसके बाद ब्रिटिशों को ये एहसास हुआ कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र उनके लिए ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में विस्तार और रणनीतिक पकड़ मजबूत करने का एक आसान रास्ता बन सकता है। इसीलिए उन्होंने मणिपुर को अपना बफर स्टेट बना दिया और त्रिपुरा, मिजोरम तथा चिन क्षेत्र से कुकी लोगों को लाकर उन्हें अधिक संख्या में मणिपुर और असम के बॉर्डर रीजन्स में बसाना शुरू कर दिया। फिर 1857 में इंडिया के लोग जो विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किए थे उसका असर नॉर्थ ईस्ट तक ना आ जाए, इसके लिए 1873 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लागू किया। इस कानून के तहत इनर लाइन की व्यवस्था बनाई गई। इसका मतलब था कि मेनलैंड भारत के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में प्रवेश करने के लिए विशेष परमिट लेना अनिवार्य होगा। ऑफिशियली तौर पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये कदम ट्राइबल्स कम्युनिटी की संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए है, लेकिन कई रिसर्चर मानते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल कंट्रोल और आर्थिक हित भी थे, क्योंकि उस समय असम और आसपास के क्षेत्रों में चाय, तेल और जंगल संसाधनों का महत्व तेजी से बढ़ रहा था। यही इनर लाइन परमिट प्रणाली आज भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में लागू है। साल 1894 में ब्रिटिश प्रशासन ने मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज को काम करने की अनुमति दी। आधिकारिक तौर पर वे मेडिकल हेल्प और एजुकेशन देने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन इसी दौरान कुकी और नागा समुदायों में बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनिटी का प्रसार हुआ और काफी लोगों का कन्वर्जन हुआ। इसका असर कुछ ही वर्षों में दिखने लगा। फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित एक आर्टिकल जो 1901 की सेंसस रिपोर्ट को कोट करता है बताता है कि मिशनरीज के आने के लगभग 6-7 साल के भीतर ही क्रिश्चियन आबादी राज्य की कुल पॉपुलेशन का करीब 8% हो गई थी। इसके बाद ये प्रतिशत लगातार बढ़ता गया और 1991 की सेंसस में बढ़कर 34% हो गया। इसी ट्रेंड के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि अगर 2021 में सेंसस हुआ होता, जो नहीं हुआ, तो मणिपुर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 45% से अधिक हो सकती थी। दोस्तों देखने में ये कदम सिर्फ धार्मिक और सामाजिक बदलाव जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश स्ट्रैटेजी भी काम कर रही थी। इस एक मूव से उन्होंने न केवल हिल ट्राइब्स के बीच अपनी पॉजिटिव इमेज बना ली, बल्कि धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी पर भी असर डाला। दूसरी ओर जो बात खुलकर सामने नहीं आती वो ये है कि जिन हिल एरियाज में मैतेई और मेनलैंड इंडिया के ट्रेडर्स आसानी से नहीं पहुंच पाते थे, वहाँ ब्रिटिश अधिकारियों ने टिम्बर और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का बड़े पैमाने पर दोहन किया। उस समय उनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कच्चे माल की जरूरत थी और नॉर्थ ईस्ट के जंगल उनके लिए एक बड़ा रिसोर्स बेस बन गए। यानी एक तरफ वे खुद को
सिविलाइजिंग मिशन के रूप में पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ मणिपुर के प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक उपयोग अपने आर्थिक हितों के लिए कर रहे थे। अंततः जब वे यहाँ से गए तो अपने पीछे कई इंटरनल फॉल्ट लाइंस और सामाजिक विभाजन छोड़ गए, ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य हिस्सों में हुआ था, जो आज तक चलता आ रहा है। और मणिपुर में भी जो लड़ाई चलता आ रहा है वो भी इस तीनों ट्राइब्स के बीच आइडेंटिटी को लेकर चल रहा है। मणिपुर राज्य की ज्योग्राफी भी एक अलग पैटर्न दिखाती है। ये जो रेड एरिया है वो माउंटेन रीजन है जो लगभग 90% हिस्सा कवर करता है। इस क्षेत्र को हिल्स एरिया कहा जाता है जहाँ मुख्य रूप से कुकी और नागा ट्राइबल्स रहते हैं। इनमें अधिकतर क्रिश्चियन है और कुछ मुस्लिम भी हैं। वहीं जो येलो एरिया है उसे इम्फाल वैली कहा जाता है। इसी में मणिपुर का कैपिटल एरिया भी स्थित है। ये राज्य का केवल 10% हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है जो लगभग 64% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। इस समुदाय में हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम सभी शामिल है। अब कॉन्फ्लिक्ट का एक्चुअल रीजन समझते हैं। जब 1949 में मणिपुर भारत में इंक्लूड हुआ तो मैतेई कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे। आज वही मैतेई अपनी घटती जनसंख्या और पहचान के खतरे का हवाला देकर एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। 2013 से शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर इस मांग को उठा रही है, जिस पर अब मणिपुर हाईकोर्ट ने विचार करने को कहा है। इस पर मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि एसटी दर्जा मिलने से उन्हें रिजर्वेशन, इकोनॉमिक सहायता और अपनी एंसेस्ट्रल लैंड की कानूनी सुरक्षा मिलेगी। दूसरी ओर कुकी और नागा कम्युनिटी इसे सख्ती से अपोज कर रहा है। उनका तर्क है कि मैतेई पहले से ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत है। ऐसे में उन्हें एसटी दर्जा देना वास्तविक जनजातीय समुदायों के हक और अवसरों को कमजोर कर सकता है। दूसरा बड़ा रीजन लैंड राइट्स का है। मैतेई मेजॉरिटी में होने के बावजूद अपने ही राज्य के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन नहीं खरीद सकते। 1960 के लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत हिल एरियाज में केवल ट्राइबल कम्युनिटीज को ही जमीन खरीदने और रहने का अधिकार है, जबकि ये कम्युनिटीज वैली एरियाज में जाकर जमीन खरीद सकती है और रह भी सकती है। पर अब हाल ही में राज्य सरकार ने एक ज्वाइंट सर्वे कराया जिसके आधार पर उन लोगों या गाँव को हटाने की बात कही गई है जो फॉरेस्ट रिजर्व में कथित तौर पर इलीगल तरीके से बसे हैं। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो एक्स्ट्रा कमाई के लिए इलीगल पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं। तीसरा सबसे हिडन रीजन है पॉलिटिकल पावर। मणिपुर में कुल 60 एमएलए सीटें हैं जिनमें से 40 मैतेई डोमिनेटेड वैली रीजन में है, यानी सिर्फ 10% एरिया में। वहीं बाकी 20 सीटें 90% एरिया वाले हिल रीजन में फैली हुई हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा डोमिनेटेड हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं कुकी और नागा ट्राइब्स को लॉस ऑफ पावर का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट मैतेई लीडरशिप के साथ मिलकर ट्राइबल कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर रही है। इनफैक्ट कई जगहों पर इस इशू को रिलीजियस एंगल भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों यही वे रीजन हैं जिनकी वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट और मणिपुर का इशू चल रहा है कि मैतेई अब एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो द भारत फाइल्स आपसे जानना चाहता है कि क्या एसटी स्टेटस की मांग सही है या गलत। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।